अच्छा, एक सवाल है। वो कौन सी चीज है जो किसी को हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देती है? मतलब किसी के लिए शायद उनका काम हो, किसी और के लिए उनका परिवार, या शायद बस वो सुबह की पहली गर्मा गर्म चाय। लेकिन अगर इन सब के पीछे एक गहरा मतलब हो, एक जीने की वजह हो तो। और यहीं पर इकिगाई का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक जापानीज आइडिया है जिसका मोटा मोटा मतलब है जीने की वजह। इसकी जड़ें हैं जापान के ओकिनावा द्वीप में, एक ऐसी जगह जो दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों के लिए जानी जाती है। आज हम माइकल मल्ला की किताब इकिगाई, द जापानीज आर्ट फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि इकिगाई असल में है क्या, इससे जुड़े कुछ पॉपुलर मिथकों को तोड़ना और ये जानना कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे ढूंढा जा सकता है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इकिगाई, इसका उच्चारण है एक ई गाय। इसका मतलब है सुबह बिस्तर से उछलकर बाहर आने का एक कारण, एक ऐसी वजह जो जिंदगी को सार्थक बनाती है। बिल्कुल। और ये कोई मतलब नया फैंसी आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसा आपने कहा, ओकिनावा से जुड़ी हैं। ये जगह इतनी खास है कि लेखक डैन ब्यूटनर ने इसे ब्लू जोन्स का नाम दिया है। ब्लू जोन्स दुनिया के वो कुछ गिने चुने इलाके हैं जहां लोग कमाल का लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। ब्लू जोन्स, ये तो बड़ा दिलचस्प है। ओकिनावा के अलावा और कौन सी जगह है इसमें? हाँ, ब्यूटनर की लिस्ट में ओकिनावा के साथ साथ सार्डिनिया, जो इटली में है, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में, और निकोया परादीप कोस्टा रिका, और एकारिया यूनान में भी शामिल हैं। और जब इन सभी जगहों पर रिसर्च की गई तो खान पान और एक्सरसाइज के अलावा एक बात सब में कॉमन निकली। यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक साफ मकसद होता है। उनके पास हर सुबह जागने की एक ठोस वजह होती है। और हमारे सोर्स के मुताबिक इकिगाई का ये मकसद 4 चीजों के मेल से बनता है। पहला, वो काम जो आपको पसंद है, यानी आपका जुनून। दूसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपका मिशन। तीसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, यानी आपका पेशा। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, आपका प्रोफेशन। सही कहा। और जब ये चारों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं तो उनके बीच का जो मीठा स्पॉट है वही इकिगाई है। ये जिंदगी के हर पहलू में एक बैलेंस खोजने जैसा है जिससे संतुष्टि और खुशी मिलती है, और शायद एक लंबी जिंदगी भी। अब यहाँ एक ऐसी चीज पर आते हैं जो शायद ज्यादातर लोगों ने इकिगाई के नाम पर देखी होगी। वो 4 सर्कल वाला मशहूर वेन डायग्राम। वो तो इंटरनेट पर, किताबों में हर जगह है। लेकिन क्या ये वाकई इकिगाई की पारंपरिक जापानी समझ को दिखाता है? ये एक बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डायग्राम पारंपरिक जापानी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है ही नहीं। मैंने इकिगाई के नाम पर हर जगह देखी है। वो असल में जापानी है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे हमेशा लगता था कि ये सदियों पुरानी जापानी फिलॉसफी का हिस्सा है। यही तो मजा है। असल में इसे 2014 में मार्क विन नाम के एक ब्लॉगर ने पॉपुलर किया था। उन्होंने आंद्रास जुजुनागा के उद्देश्य यानी पर्पस पर बनाए गए एक वेन डायग्राम को लिया और बस पर्पस शब्द को इकिगाई से बदल दिया, और बस देखते ही देखते ये वायरल हो गया। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो ये आइडिया जिम कॉलिंस की 2001 की मशहूर किताब गुड टू ग्रेट के हेजहॉग कॉन्सेप्ट से भी बहुत मिलता जुलता है। उनका आइडिया ये था कि एक लोमड़ी कई चीजें जानती है, लेकिन एक हेजहॉग, वो जो कांटेदार जानवर होता है, वो बस एक बड़ी चीज जानता है, खुद को कैसे बचाना है। तो कॉलिंस कहते हैं कि कंपनियों को भी वो एक चीज ढूंढनी चाहिए जिसमें वो दुनिया में बेस्ट हो सकती हैं, जिसके बारे में वो जुनूनी है, और जो उनका इकोनॉमिक इंजन चलाती है। समानताएं साफ हैं। तो मतलब ये डायग्राम इकिगाई का एक उपयोगी पश्चिमी रीमिक्स है। ये कॉन्सेप्ट को समझने में मदद तो करता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। और इसी से ये सवाल उठता है कि इस रीमिक्स के चक्कर में और कौन सी बातें हैं जो असल जापानी कॉन्सेप्ट से अलग हो गई हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिथक तो पैसे से जुड़ा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे बड़ा मिथक यही है कि इकिगाई का मतलब सिर्फ अपने पैशन से पैसा कमाना है। ये सच नहीं है। सोर्स में 2010 में जापान में हुए एक सर्वे का जिक्र है जिसमें सिर्फ 31% लोगों ने काम को अपना इकिगाई माना। ज्यादातर लोगों के लिए इकिगाई उनका परिवार, उनकी हॉबीज, या बस वो एक आध्यात्मिक एहसास था कि उनकी जिंदगी जीने लायक है। अच्छा, इसी वजह से शायद जापान में कई लोग कभी असल में रिटायर नहीं होते। एग्जैक्टली। वहां रिटायरमेंट के लिए वैसा कोई शब्द ही नहीं है जैसा अंग्रेजी में है। लोग बस वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें मकसद देता है, जब तक उनका शरीर साथ देता है। चाहे वो किसानी हो, मछली पकड़ना हो, या कोई कला हो। ठीक है,
तो पहला मिथक हुआ पैसा। दूसरा मिथक जो मुझे लगता है वो ये है कि इकिगाई कोई बहुत बड़ा दुनिया बदल देने वाला मकसद होना चाहिए, जैसे कोई महान आविष्कार करना या नोबेल पुरस्कार जीतना। और ये धारणा लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है। सच तो ये है कि इकिगाई एक बहुत ही धीमी और साधारण प्रक्रिया हो सकती है। जैसा कि मानव विज्ञानी गॉर्डन मैथ्यूज कहते हैं, ये बहुत ही सामान्य बात है। इकिगाई का जोर आखिरी मंजिल पर नहीं, बल्कि सफर पर है, उस काम में पूरी तरह डूब जाने पर है, जिसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। ये आपको अपने बगीचे में काम करने, अपने पोते पोतियों के साथ खेलने या कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने में भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी का एक ही इकिगाई हो ये जरूरी नहीं है। क्या ये समय के साथ बदल सकता है? ये तीसरा बड़ा मिथक है। बिल्कुल बदल सकता है। किसी के जीवन में एक से ज्यादा इकिगाई हो सकते हैं और वो समय के साथ इवॉल्व होते हैं। जो आपके लिए 20 साल की उम्र में इकिगाई था, जरूरी नहीं कि 50 की उम्र में भी वही हो। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि जिंदगी के अनुभवों के साथ साथ ये भी बढ़ता और बदलता है। ये सब सुनकर तो काफी बोझ हल्का हो गया। तो अगर किसी को अपना इकिगाई खोजना है, तो शुरुआत कहाँ से करें? वो 4 सवाल, मुझे क्या पसंद है, मैं किस काम में अच्छी हूँ, मुझे किसके लिए पैसे मिल सकते हैं और दुनिया को क्या चाहिए, ये अच्छे शुरुआती पॉइंट है। हाँ, ये सवाल सोचने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरी है अपनी सहज जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को फॉलो करना। सोर्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा कोड है, अपनी पवित्र जिज्ञासा को कभी मत खोना। इसी तरह हॉवर्ड डब्ल्यू थर्मन ने कहा था, ये मत पूछो कि दुनिया को क्या चाहिए, पूछो कि क्या चीज तुम्हें जिंदा दिल बनाती है और जाकर वही करो, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो जिंदा दिल हों। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? सबसे क्लासिक उदाहरण स्टीव जॉब्स का है। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण टाइपोग्राफी की एक क्लास ली, मतलब सुंदर लिखावट की कला। उस समय इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं दिख रहा था, लेकिन सालों बाद यही ज्ञान एप्पल के मैकिन्टॉश कंप्यूटर की खूबसूरत टाइपोग्राफी का आधार बना, जो एप्पल की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने बस अपनी क्यूरोसिटी को फॉलो किया। ये तो कमाल का पॉइंट है। अपनी किताब में हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस ने इकिगाई वाली जीवन शैली के लिए 10 नियम भी दिए हैं। मैं जल्दी से बताती हूँ। सक्रिय रहें, रिटायर ना हो, धीमी गति से जीवन अपनाएं, पेट 80% भर जाने पर खाना बंद कर दें, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, रोजाना हल्के व्यायाम से फिट रहें, मुस्कुराएं और आसपास के लोगों को स्वीकार करें, प्रकृति से फिर से जुड़ें, आभार व्यक्त करें, वर्तमान में जिएं और अंत में अपनी इकिगाई का पालन करें। इनमें से कुछ नियम तो आसान लगते हैं, जैसे मुस्कुराएं, लेकिन एक नियम है, धीमी गति से जीवन अपनाएं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कैसे मुमकिन है? ये तो पूरी मॉडर्न हसल कल्चर के खिलाफ जाता है। बिल्कुल, और शायद यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। इकिगाई का मतलब हर रेस जीतना नहीं है, ये उस फ्लो स्टेट को पाने के बारे में है, और फ्लो कभी जल्दबाजी में नहीं मिलता। ये एक तरह से मॉडर्न हसल कल्चर का जवाब है। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करें, न कि एक साथ 10 काम करने की कोशिश करें। ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात है। और जब कोई अपनी इकिगाई खोज लेता है और इस तरह की जिंदगी जीता है, तो इसके फायदे सिर्फ मानसिक शांति तक ही नहीं रहते होंगे। नहीं, इसके बहुत ठोस फायदे हैं। रॉबर्ट बटलर का एक अध्ययन बताता है कि जिन लोगों के जीवन में मकसद की एक मजबूत भावना होती है, वे दूसरों के मुकाबले लगभग 8 साल ज्यादा जीते हैं। ये आर्थिक तनाव को भी कम करता है, क्योंकि आपका फोकस जुनून पर होता है, सिर्फ पैसे पर नहीं। ये आपको ज्यादा देखभाल करने वाला बनाता है, जैसे वॉलंटियरिंग करना। अपनी इकिगाई को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है। और आखिर में ये एक ऐसा जीवन जीने में मदद करता है जो स्क्रीन से परे हो, जो असल दुनिया में हो, समुदाय और रिश्तों पर आधारित हो। उन 10 नियमों में से एक था, पेट 80% भर जाने पर खाना बंद कर दें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं लगती, बल्कि ओकिनावा में ये इकिगाई की पूरी जीवन शैली का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि उनका खाना पान उनकी सोच से सीधे तौर पर जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अलग अलग चीजें नहीं है। हारा हाचिबू का नियम, जिसका मतलब है पेट को केवल 80% तक भरो, इकिगाई की फिलॉसफी का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। ये खाने में संयम और सजगता यानी माइंडफुलनेस की बात करता है। जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, लेकिन थोड़ा और खा सकते हैं, बस वहीं रुक जाएं। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है, पर करने में शायद उतना ही मुश्किल है, लेकिन इसकी आदत पड़ जाती है।
और ओकिनावा की डाइट सिर्फ इसी नियम तक सीमित नहीं है। वो अपने खाने में विविधता पर बहुत जोर देते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि वहां के 100 साल के लोग नियमित रूप से 206 अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिनमें मसाले भी शामिल हैं। वो हर दिन औसतन 18 अलग-अलग तरह की चीजें खाते हैं। 18 चीजें एक दिन में? हम तो शायद 4-5 पे ही अटक जाते हैं। यही तो बात है। इसके अलावा वो रोजाना कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। सफेद चावल उनकी डाइट का आधार है। और सबसे जरूरी बात, वो बहुत कम चीनी खाते हैं, जापान की बाकी आबादी के मुकाबले लगभग 1/3। और नमक भी जापान के औसत से लगभग आधा। सोर्स में ओकिनावा डाइट में कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजों का भी जिक्र है, जैसे टोफू, मीसो, कोम्बू नाम का समुद्री शैवाल और गोया यानी करेला। और 2 चीजें जो वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, सनपिंचा जो जैस्मिन और ग्रीन टी का मिक्स है, और शिकुआसा नाम का एक फल। शिकवासा वाकई एक सुपरफूड है। ये एक खट्टा नींबू जैसा फल है जो सिर्फ ओकिनावा में ही ज्यादातर उगता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें नोबिलिटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये इतना शक्तिशाली है कि संतरे की तुलना में शिकवासा में 40 गुना ज्यादा नोबिलिटिन पाया जाता है। रिसर्च बताती है कि ये कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। ये प्रकृति का एक छोटा सा पावर हाउस है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात साफ है कि इकिगाई सिर्फ एक करियर का रास्ता या कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये जीने की एक बहुत ही पर्सनल और समय के साथ बदलने वाली वजह है। ये मानसिकता और जीवन शैली दोनों के जरिए लंबी उम्र से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने ओकिनावा की डाइट में देखा। और वो मशहूर वेन डायग्राम, वो एक अच्छी शुरुआत तो है, पर पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं श्रोताओं से एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। उस वेन डायग्राम में जहां अलग अलग सर्कल मिलते हैं, वहां कुछ भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। जब आप जो पसंद करते हैं, जिसमें अच्छे हैं और जिसके लिए पैसे मिलते हैं, वो करते हैं। आराम, कंफर्ट। जब आप जिसमें अच्छे हैं, जिसके लिए पैसे मिलते हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत है, वो करते हैं। और एक है आनंद, डिलाइट। जब आप जो पसंद करते हैं, जिसमें अच्छे हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत है, वो करते हैं, भले ही उसके लिए पैसे ना मिलें। तो मेरा अंतिम विचार ये है, हम सब उस आदर्श केंद्र यानी इकिगाई की तलाश में रहते हैं, जहां चारों सर्कल मिलते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि इन दूसरी भावनात्मक जगहों में समय बिताना, जैसे आनंद में रहना, यानी बिना पैसे के अपनी हॉबी को जीना या संतुष्टि महसूस करना, ये भी उस सफर के जरूरी और कीमती पड़ाव हैं? क्या वो सिर्फ आखिरी मंजिल के अधूरे हिस्से हैं या